जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और आरएसएस की दूरगामी रणनीति अब सफल होती दिख रही है। वो प्लानिंग जो पिछले 5 साल से चल रही है और कैसे ममता बनर्जी के जो वोट आधार है, जो खासतौर से हिंदुओं के बीच है, जो खासतौर से शहरों में है, उसमें कैसे सेंध लगाई जाए, कैसे बीजेपी अपना एजेंडा वहां पर समझाए, इसको लेकर जो पिछले लंबे समय से प्रयास चल रहा था, आज बीजेपी को उसमें सफलता मिली है और ये बहुत बड़े परिणाम उसके सामने आए हैं। बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट क्लब के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट क्लब छोटी मोटी बात नहीं है। इस क्लब पर टीएमसी का कब्जा हुआ करता था, गढ़ माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने इस बार 10 में से 7 सीटें हासिल कर ली। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, ये सारी सीटें बीजेपी ने हासिल की है और तृणमूल कांग्रेस को इस बार मुंह की खानी पड़ी है। यानी कि वो गढ़ था, अब गढ़ हिल रहे हैं ममता बनर्जी के। ये क्लब, हाईकोर्ट क्लब, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, ये सब में चुनाव जीतना ये छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अगर देखें तो बीजेपी ने उस वर्ग को टारगेट किया था जो कि ममता बनर्जी का वोट आधार माना जाता है। एलीट क्लास, जिसको बंगाल में भद्र मानुष शब्द भी जिसके लिए इस्तेमाल होता है, ये एलीट क्लास ममता बनर्जी के साथ रहा है। ममता पहले लेफ्ट के साथ रहा, कभी कांग्रेस के साथ था, फिर ममता बनर्जी के साथ आ गया और इसमें अधिकतर हिंदुओं से आते हैं और शहरी इलाकों में है। बीजेपी जैसे दूसरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में, शहरों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जैसे पंजाब में, लेकिन यहाँ बंगाल में स्थितियां अलग थी। बंगाल में ममता बनर्जी के पास जो हिंदू वोट था, वो वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं आ पा रहा था। पिछले चुनाव में भी जो हिंदू हैं बंगाल में 67% है, मुसलमान 33% है। अब ममता बनर्जी को मुसलमानों का 90% वोट मिलता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, जो निर्दलीय है या फुरफुरा शरीफ, एआईएमआईएम, फुरफुरा शरीफ के साथ तो गठबंधन ही कर लिया था। तो ममता बनर्जी को मुसलमानों का एक मुश्त वोट और हिंदुओं का भी वोट मिलता है, तो उनका वोट प्रतिशत 45 से 52 तक रहता है। बीजेपी का 37 से 38% तक रहता है, लेकिन वो बना हुआ है, विधानसभा में भी लोकसभा में भी बना हुआ था। पर इसको बढ़ाया कैसे जाए, यही 5 साल में इसी पर चर्चा हुई है कि ये बढ़ाया कैसे जाए, कैसे 67% हिंदू हैं, उसमें से अगर हम कुछ वोट प्रतिशत अपने पास लाते हैं तो हम भी 45%, 50% तक पहुंच सकते हैं और तभी बंगाल जीता जा सकता है। अब इसमें भी वर्ग देखे गए, आखिर ममता बनर्जी को सपोर्ट करने वाले वर्ग कौन से हैं, जिसमें एक गरीब तबका तो है ही, लेकिन एक एलीट क्लास भी है। गरीब तबके तक पहुंचने के लिए वहां अलग तरह की रणनीति है, लेकिन एलीट क्लास के लिए एक अलग रणनीति थी, क्योंकि एलीट क्लास में कुछ सेक्युलर भी हैं, वोक्स भी हैं, तो उनके साथ समझाना, बात करना और ज्यादा कई मामलों में मुश्किल आती है। आरएसएस ने कई बैठकें की हैं, क्लोज डोर मीटिंग्स की हैं। आरएसएस की 52 इकाइयां हैं पश्चिम बंगाल में, जिसमें अभी और बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि उत्तरी बंगाल के इलाके में कम प्रभाव है, शाखाएं बढ़ाने की बात हो रही है। इसके अलावा दुर्गा पूजा के समय 200 बैठकें की गई है, क्लोज डोर मीटिंग्स की गई है। ये इसी सब वर्ग से की गई, एलीट क्लास से की गई है, जिसमें यही चर्चा होती है कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। ये जो क्लब्स है, इसमें कौन है? एलीट क्लास है। जो बार एसोसिएशन है, जो कि एक तरह से औपचारिक बोर्ड है वकीलों का, और जो क्लब है वो अनौपचारिक है, लेकिन होते तो वकील ही है जो कोर्ट से जुड़े हैं। अब इनका प्रभाव 2 तरह से रहता है। एक तो कोर्ट पर प्रभाव रहता है, कोर्ट में कोशिश होती है, जजों को जानते हैं, जजों पर प्रभाव की कोशिश होती है। कई मामलों में टीएमसी का भी साथ दिया है। जब टीएमसी का गढ़ रहा है तो टीएमसी नेताओं के खिलाफ भी कुछ होता है तो उसमें ये लोग केंद्र का विरोध करते हैं और मीडिया के सामने दिखाने की कोशिश होती है कि देखो, न्यूट्रल बॉडी एक जो है वो भी विरोध कर रही है, और लोगों के मन में ये धारणा जाए कि यहाँ केंद्र गलत कर रहा है और आरोप जो है वो झूठे लगाए गए हैं। वकीलों की, आपको वकीलों का सपोर्ट मिलता है, साथ ही ये एलीट वर्ग जो है वो दूसरों पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग भी है। इसके विचार लोगों तक पहुंचते हैं और लोग कहीं ना कहीं उसको फॉलो करते हैं, तो इसलिए इस वर्ग को समझाना बहुत जरूरी था। अब जब ये जो क्लोज डोर मीटिंग्स हुई, उनमें चर्चाएं यही हुई हैं, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये बातें आरएसएस को लेकर, आरएसएस की भूमिका को लेकर, ये सब चीजें पहले भी सामने आती रही हैं।
इन क्लोज डोर मीटिंग्स में यही बात हुई कि ममता बनर्जी आपके लिए क्या कर सकती हैं। ममता बनर्जी आखिर बंगाल में कर क्या रही है। घुसपैठिए जिस तरह से एसआईआर में भाग रहे हैं और जिस तरह से हाल है बॉर्डर इलाकों का, मुर्शिदाबाद में जो हुआ, ममता बनर्जी ने क्या किया? कुछ नहीं। सारा फंड मुस्लिम संगठनों को जाता है। मुस्लिम संगठनों में या उन इलाकों में, तुष्टीकरण वाले इलाकों में अगर कुछ होता है तो वहां पर कार्रवाई नहीं होती है। तो अगर ये इलाके इधर और आते गए, ये सब जनसंख्या अगर डेमोग्राफी बदलती गई तो बंगाल में फिर हिंदुओं की सुनेगा कौन? आज तो 67%, 33% है, तो ये हाल है। अब विकास के कामों की बात करें तो ममता बनर्जी की जगह कोई भी आएगा तो वो उससे बेहतर ही काम कर लेगा। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी ने बंगाल में कुछ बहुत ही बढ़िया कर दिया है, कर्ज में तो अभी डूबा हुआ है बंगाल। लेकिन अगर वैचारिक मुद्दों की बात करें, धर्म के स्तर पर देखें, तुष्टीकरण के स्तर पर देखें, तो ममता बनर्जी हिंदुओं के पूरी तरह विरोध में है। हिंदुओं के लिए कुछ करती ही नहीं है। धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर वो सिर्फ मुसलमानों के लिए करती हैं और हिंदुओं के साथ भेदभाव करती हैं। सिर्फ एक चंडी पाठ कर देने से ये नहीं होता है कि आप हिंदू हितैषी हो गई हैं। आप अगर किसी को मजहब के आधार पर समर्थन कर रही हैं तो फिर आपको दूसरे को भी मजहब के, धर्म के आधार पर समर्थन करना चाहिए। लेकिन नहीं, शोभा यात्राओं पर हमले होंगे तो ममता बनर्जी चुप्पी साध लेंगी, उनकी पुलिस के हाथ बंध जाएंगे। ताजिया या दुर्गा विसर्जन का दिन हो तो ताजिया होगा, लेकिन विसर्जन नहीं होगा। बंगाल की सड़कें अट जाएंगी नमाज से और दुर्गा पूजा पंडालों में मक्का मदीना का गाना गाया जाएगा और वो गाएगा ममता बनर्जी के नेता। तो ये हाल है ममता बनर्जी की सरकार में। तो जब क्लोज डोर मीटिंग्स, इन्हें डिनर मीटिंग भी इस तरह से कहा जाता है, जब इसमें चंद लोग बैठते हैं, कुछ लोग बैठते हैं, तो चर्चाएं बहुत गहरी होती है। ये कोई भाषणबाजी की तरह नहीं है। देखिए, आरएसएस बीजेपी की तरह काम नहीं करता है। बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, उनकी रैलियां होती हैं, जनसभाएं होती हैं, उन्हें इस राजनीति के मकसद से देखा जाता है। लेकिन आरएसएस एक वैचारिक सांस्कृतिक संगठन है। तो जब चंद लोगों के बीच में बैठक होती है तो वो ज्यादा गहरी होती है, ज्यादा विश्वसनीय होती है। और ये बैठकें लगातार चल रही है, जिसका नतीजा यहाँ दिख रहा है। ऐसे ही नहीं हुआ है, ऐसे ही नहीं बीजेपी क्लब का चुनाव जीत गई। वकीलों ने वोट डाला है। अगर वोट नहीं डाला होता तो कैसे जीतते? यानी वोट डाला है तो यानी कि विचार में समर्थन है, लगता है कि कुछ कर सकते हैं। तो ये आपका किसी वर्ग में कितना समर्थन है, ये ऐसे ही चीजों से पता चलता है। क्लब के चुनाव हो गए, निकाय चुनाव हो गए, इन चीजों से पता चलता है। और विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तो अंतिम नतीजे होते हैं। लेकिन आपकी पैठ ऐसे ही छोटी छोटी जगहों पर बनते हुए फिर बड़ी जगह तक होती है। तो ये जो नतीजा आया है, ये बीजेपी आरएसएस की एक लंबी रणनीति का नतीजा है और ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने वाला भी है, क्योंकि एक एक करके उनके हाथ से वर्ग छूटते जा रहे हैं। जैसे पहले डॉक्टर्स, जिस तरह से आरजी कार का केस आया है और एक और रेप का केस आया था, पूरे डॉक्टर्स इनके खिलाफ हो गए कई जगह। और ममता और खिलाफ इसलिए हुए, बात रेप के मामले की नहीं होती है, बात होती है कार्रवाई की। एक तो उसमें आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग उसमें पाए जाए, फिर आप बचाने की भी कोशिश करो। वो जो प्रिंसिपल था आरजी कार हॉस्पिटल में, उसको कैसे बचाने की कोशिश की गई, ट्रांसफर करके बचाने की कोशिश की गई। तो जब अंतिम स्थिति हो गई तब आपने उसके ऊपर कार्रवाई की है। तो ये लोगों को दिखता है। तो डॉक्टरों के बीच भी इनको लेकर रोष है। इनकी हर जगह इकाइयां हैं, टीएमसी की भी है, राजनीतिक पार्टियों की होती है, लेकिन यहाँ पर राजनीति बहुत अंदर अंदर तक घुसी हुई है। लेकिन जब उसके बावजूद भी आपके खिलाफ विरोध हो रहा है तो यानी कि अंदर से कुछ दरकने लगा है। अभी वकीलों का आपने देख ही लिया, जो मैंने आपको बताया कि ये स्थिति है। तो हर एक पेशेवर वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग ममता बनर्जी के खिलाफ होता जा रहा है। ममता बनर्जी की पैठ कम हो रही है और वहीं एसआईआर भी हो रही है। एसआईआर से ममता बनर्जी का जो दूसरा एकदम वोट बैंक है इंटैक्ट, उसमें सेंध लग रही है। इसलिए क्योंकि एसआईआर में घुसपैठिए भाग रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और जो किसी तरह जमे हुए हैं उनका वोटर आईडी नहीं आने वाला है अब, क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं है। तरीकों कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं है। इनके जो बीएलए हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कई इलाकों में। बीएलओ को उसके साथ मारपीट भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं कि जैसे कागज दे रहे हैं स्वीकार करो, फॉर्म को स्वीकार करो। लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ी संख्या में फर्जी वोटर कटेंगे, घुसपैठिए भागेंगे, जिसका असर इनके ऊपर पड़ना ही पड़ना है। और सिर्फ इस मुद्दे की बात ये नहीं है, बात ये भी है
कि बंगाल के लोगों को दिख रहा है। कम से कम जब बंगाल के बाहर लोगों को दिख रहा है तो बंगाल के लोगों तक तो एक खबर पहुंची रही होगी कि कैसे बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बैठे हुए हैं, जो अभी तक यही उनके सामने रह रहे थे, बंगाल में रह रहे थे, कलकत्ता में रह रहे थे। तो बंगाल के लोगों के सामने हकीकत तो आ रही है कि ममता बनर्जी तो सिरे से नकार देती थी, कोई घुसपैठिया नहीं है, कुछ नहीं है, तो बीजेपी राजनीति कर रही है। लेकिन आज जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनका क्या है? मुर्शिदाबाद में 70% हो गए हैं, देखते ही देखते हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, आबादी जो है इनकी 100 गुना बढ़ी है। तो ममता बनर्जी कभी इस पर बात नहीं करेंगी, लेकिन आज जब एसआईआर हो रही है तो ये मुद्दे भी उठ रहे हैं और इन्हीं को बीजेपी आगे भी उठाने वाली है, इसी रणनीति के साथ चलने वाली है। अभी अमित शाह भी अगले महीने बंगाल का दौरा करेंगे और बंगाल के लिए आगे की रणनीति तैयार होगी कि ममता बनर्जी अगर एसआईआर को मुद्दा बना रही है तो बीजेपी घुसपैठिए को मुद्दा बनाएगी। मुस्लिम वर्चस्व वाले जो इलाके हैं, मुस्लिम वर्चस्व की जो यहाँ पे राजनीति हो रही है उसकी बात की जाएगी और उसके बंगाल पर असर की बात की जाएगी। तो बीजेपी की अपनी पूरी तैयारी है, आरएसएस का साथ भी है। यहाँ पर एसआईआर होने से ममता बनर्जी की टेंशन भी बढ़ी हुई है और इन सब को मिलाकर ममता बनर्जी को अब अपना किला ढहता हुआ यहाँ दिखने लगा है। इसीलिए इसी की बौखलाहट ममता बनर्जी के चेहरे पर दिखती है, उनकी बातों में दिखती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।